चलिए ठीक है, आइए। ठीक है, ओके। तो आज जो है हम लोग अगला चैप्टर जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, अपना आराम से सिलेबस वाइज चल रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो लगभग अब हम आपकी ख़त्म करेंगे बहुत जल्दी, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, एक आपका ऑर्गेनिक वगैरह कार्बन कंपाउंड्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, अब इसमें है ये ना कि जैसे आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स अभी के अगर आप केमिस्ट्री के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सेम टॉपिक वही आपके यूनिट 2 में है और थोड़े बड़े चैप्टर में खोल दिए हैं। तो इसीलिए उनका बेसिक्स जो है वो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ऐसे चैप्टर जो 9th 10th के अंदर आते हैं और यहीं ख़त्म हो जाते हैं, उनको लेकर के आगे नहीं चलेंगे। ठीक है, उनको यहीं ख़त्म कर लेंगे, यूनिट 1 में निपटाएंगे उनको। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम आएंगे क्या, केमिकल रिएक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हमको क्या देखना है कि एक केमिकल रिएक्शन का मतलब एक केमिकल चेंज से है। ठीक है, केमिकल चेंज का मतलब हो गया आपका क्या, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन से क्या समझते हैं और क्या अंतर होता है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होगा? अच्छा, एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझना आप, जो केमिकल चेंज है या जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कह रहे हैं, इसकी एक सामान्य सी चीज़ जो आपको याद रखनी है वह यह है कि इससे बनने वाली जो भी चीज़ होगी, रासायनिक परिवर्तन के बाद जो भी नई चीज़ बनेगी उसे वापस पुरानी चीज़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। यानी कि ये नॉन रिवर्सिबल होंगी, वापस नहीं आएंगी। ठीक है, वापस नहीं आएंगी। जो एक बार आपने बना दिया तो वापस वो नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक चीज़ ये दिमाग में रखना, बाकी तो काफ़ी सारे चेंज है, उतना आपको देखना नहीं है। इट्स अ केमिकल चेंज। अच्छा, ऐसी प्रोसेस जिसमें ये केमिकल चेंज हो उसी को हम क्या कह देंगे, आपकी केमिकल रिएक्शन कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अच्छा, कोई भी अभिक्रिया होगी तो एक चीज़ तो क्या होगी जो परिवर्तन से पहले थी और एक चीज़ होगी जो परिवर्तन के बाद बनेगी, है ना। परिवर्तन से पहले एक चीज़ होगी और एक चीज़ होगी परिवर्तन के बाद। बिफोर द चेंज एंड आफ्टर द चेंज, परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के बाद दो चीज़ें बनेंगी ना। एक चीज़ क्या होगी आपकी, परिवर्तन से पहले जो चीज़ आपने डाली वो एक होगी परिवर्तन के बाद। जो चीज़ परिवर्तन से पहले आई उसे कहा जाता है, परिवर्तन से पहले जो चीज़ होती है उसे कहते हैं रिएक्टेंट, उसे कहते हैं रिएक्टेंट, या हिंदी में इसे कहते हैं अभिकारक। हिंदी में कहेंगे अभिकारक। और एक चीज़ जो परिवर्तन के बाद बनती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जब हम पढ़ रहे थे तब आपने ध्यान दिया होगा, हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि द्रव्यमान अभिकारक का जितना होता है उतना ही उत्पाद का होता है। इसी से द्रव्यमान संरक्षण को पढ़ा जाता है। देखिए, बेसिक हैं, अभिकारक और उत्पाद में ज़्यादा कंफ्यूजन करना नहीं है। जैसे सब ये केमिकल चेंज में ही आ रहा है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज ही है। कैसे, देखिए जरा, मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं A प्लस B, दो चीज़ें आपस में मिली और एक नई चीज़ बनाई इन्होंने, क्या, C। A प्लस B क्या बनाया, C। परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के बाद जरा देखते हैं, ये है परिवर्तन का चिन्ह। ठीक है, ये जो आया ये क्या आएंगे आपके रिएक्टेंट, अभिकारक, अभिकर्मक। ये क्या आएगा आपका प्रोडक्ट, उत्पाद, परिवर्तन के बाद बना। अगर ये केमिकल रिएक्शन है तो आप सी से दोबारा ए व बी नहीं बना सकते। अगर ये केमिकल चेंज है तो आप दोबारा
सी से ए व बी नहीं बना सकते। क्या कहा? केमिकल चेंज है। पर केमिकल रिएक्शनों में बहुत बार ऐसा होता है कि इसे रिवर्सिबल बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत बार ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एक केमिकल चेंज नहीं था, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना इसके गुण, इसके कैरेक्टरिस्टिक इन दोनों से अलग हो जाते हैं। अब आपकी बुक में रासायनिक अभिक्रियाओं में जो एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है वो दिया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। जब मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाएगा, मैग्नीशियम का रिबन होगा, इसको इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया जाएगा, बर्न किया जाएगा, तो क्या बनेगा? MgO बनेगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि किस कलर का होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेशन, व्हाइट PPT, सफेद अवक्षेप ये मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये है जो आपका Mg+O2, दिस गिव्स MgO। बैलेंस करना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 और 2। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, ठीक है, वो दोबारा नहीं करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, लेकिन इतना हमारी समझ में आ जाएगा कि एक केमिकल रिएक्शन कैसे केमिकल चेंज होता है, किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, वो सारी चीज़ें ये हैं। ठीक है ना? ठीक है, ये वाइट कलर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, अब अगर मैं आपको देखूं कि एक केमिकल चेंज हुआ तो यहां से हमें एक केमिकल रिएक्शन मिली। कैसे पता चलेगा कि कोई एक केमिकल रिएक्शन हुई है? पता चलेगा तब जब कोई गैस इवॉल्व होगी। सो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा तो हम कहेंगे सर इट्स अ केमिकल रिएक्शन, या हम कहेंगे कि अगर चेंज इन कलर हुआ तब भी हम कहेंगे सर ये एक केमिकल रिएक्शन थी। अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन हुआ तो भी हम कहेंगे कि सर ये एक केमिकल चेंज है। अगर चेंज इन टेम्परेचर हुआ तब भी हम क्या कहेंगे कि सर ये क्या है? एक केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? चेंज इन स्टेट में भी बहुत बार चेंज इन स्टेट में भी बहुत बार क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या हर केमिकल चेंज एक केमिकल रिएक्शन होता है? बिल्कुल, हर केमिकल चेंज एक केमिकल रिएक्शन संभव है, पर क्या हर केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज होगा? तो ऐसा नहीं है। फिजिकल चेंजेस को भी केमिकल रिएक्शनों के माध्यम से दिखाया जा सकता है। कैसे? आप इसे भी एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। H2O से H2O, ये मान लीजिए आपकी वाटर है, ये आपकी आइस है, ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। ये केमिकल रिएक्शन के हेल्प से दिखाया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है ना? तो ऐसे भी आपको याद रखना है कि हर केमिकल चेंज एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन में दिखाई गई चीज एक केमिकल चेंज ही दिखाएगी। ठीक है? हर केमिकल चेंज एक केमिकल रिएक्शन तो होगा, पर केमिकल रिएक्शन में दिखाई सारी चीजें जरूरी नहीं है कि केवल केमिकल चेंज हो, वो फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन भी हो सकती हैं। इन्हें समझिए। तो एक केमिकल रिएक्शन को आप कैसे पहचानेंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि अगर कोई घटना हुई है, कोई परिवर्तन हुआ है, किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, किसी भी अभिकारक से उत्पाद बना है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। आपको पता चलेगा अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। अगर आप किसी अम्ल को किसी मेटल में डालते हैं, धातु में डालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो आप कहेंगे सर इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, तो वो क्या है? आपका केमिकल रिएक्शन है। कलर बदल गया, लाइक लिटमस पेपर का कलर चेंज होना तो सुना होगा सबने, है ना? KMnO4 से सॉल्यूशन का कलर पिंक होते हुए सुना है। वो सब क्या है? चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन तो अभी पढ़ा आपने, Mg+O2 MgO, वाइट प्रेसिपिटेशन बना, ये भी है। चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक वगैरह रिएक्शन है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। चूने का पानी जो है ना, चूना आप डालते हैं तो उबलने लगता है, वो क्या है?
केमिकल चेंज है। चेंज इन स्टेट तो मैंने अभी आपको दिखाया, पानी की स्टेट बदलना, है ना। ये सब क्या है आपके केमिकल चेंज को दिखाते हैं, केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप रासायनिक परिवर्तनों से, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं वो करेंगे पहले। जितनी भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी हैं मेरे पास, तो मैं एक एक करके सारी केमिकल रिएक्शनें लिखूंगा। उसमें से कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन आपके एग्जाम में बाय सच वे, एनी वे कुछ पूछ सकता है। किस तरीके से पूछेगा वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। इसे उतार लीजिए फटाफट से। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो आपका स्टार्ट होगा कुछ केमिकल रिएक्शन से। अब अगर आप बुक वगैरह देखेंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शनें दी नहीं है कई चीज़ों में, मैं सभी लिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं सारी केमिकल रिएक्शनें लेकर चलूँगा ताकि हमें बिल्कुल डाउट ना हो। एक एक केमिकल रिएक्शन को देख के चलिएगा, ठीक है। अब अगर आप बेसिक केमिस्ट्री सोच रहे हैं ना तो वो भूल जाइए, पूरा का पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ाने वाला कि मैं कैसे बना क्या बना, ठीक है, वो आपने पढ़ा भी है। यहाँ पे तो आपको एमसीक्यूज के लिए भागना है। ऐसे में पूरी क्लास अगर मैं आपकी ले लूँ क्लास 10th की तो आपको भी दिक्कत हो जाएगी और सिलेबस को भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो वो नहीं करने वाला हूँ, बट ठीक है। पहले आएंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस पे। जो एग्जाम्पल बुक में दिया है वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए ZnSO4 में आप अगर कोई भी ZnSO4 नहीं, सॉरी, ZnSO4 तो फॉर्मेशन करेगा, अम्ल डालते हैं, ठीक है। मेटल है जिंक, एसिड एंड बेस में भी ये रिएक्शन आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। जिंक एक धातु है, इसमें आप कोई भी अम्ल डालते हैं H2SO4 या HCl तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ZnSO4 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जिंक सल्फेट बना। साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकली। इसे क्या कहेंगे? इवोल्यूशन ऑफ गैस, रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहां से आपका जो कंसेप्ट जिससे वो क्वेश्चन पूछेगा वो निकल कर आता है H2 गैस का, क्योंकि आप अगर बुक पढ़ेंगे ना अपनी तो उसमें इसके बारे में लिखा गया है। इसका टेस्टिंग कैसे होता है, जब लेबोरेटरी में ये बनती है और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकलती है, उसके सामने एक कैंडल ले जाते हैं तो वो पॉपअप साउंड में बर्न होती है, जलती है, हाइड्रोजन गैस बर्न होती है। तो यहां पे आप लिख लेंगे बर्न्स विद पॉपअप साउंड, पॉपअप आवाज के साथ, ठीक है, छोटे छोटे पटाखों की आवाज के साथ क्या होती है, हाइड्रोजन गैस जलती है। तो ये क्या हुआ, गैस निकलना, समझ रहे हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से गैस इवॉल्व होना, गैस का बाहर आना केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। फिर आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेशन। इसमें भी केमिकल रिएक्शन आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन तो इसके अंदर भी आपकी नहीं दी हुई है, तो हम इसे उस तरीके से ही करेंगे। आपका सिंपल सा एक रिएक्शन बना करके इसको करने की कोशिश करेंगे ताकि रिएक्शन के वे में आप ज़्यादा अच्छे से याद रख सकें। मैक्सिमम इसमें आपके थ्योरी वाइज लिखा गया है, क्योंकि क्लास 10th की बुक के हिसाब से आपको ज़्यादा केमिकल रिएक्शनों के हिसाब से तो नहीं दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको इन अ केमिकल वे ही लेके चलेंगे, ठीक है, केमिकल वे ही लेके चलेंगे। चलिए, अभी जो आपका इसके अंदर है ये आपको अब बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका ठीक है, इसको फिर कर लेंगे, चलिए छोड़िए, ठीक है। चेंज इन कलर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक चेंज इन कलर के साथ आप कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, वो आपको समझना है जब आप इसकी टेबल बनाएंगे। लाइक आप लिटमस पेपर डाल दीजिए, लिटमस टेस्ट है, ठीक है, या आप KMnO4 का यूज़ ले सकते हैं इन वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा पानी के अंदर जो है चेंज करेगी, ठीक है। लेड आयोडाइड की रिएक्शन है, वो भी है इसके अंदर, वो फिर लिखेंगे क्योंकि लेड आयोडाइड की रिएक्शन है, पोटेशियम आयोडाइड है, इस तरीके से Ki प्लस PbNO3 लेड नाइट्रेट की जो रिएक्शन है, ठीक है, उसमें PbI जो है ये बनाएगा येलो कलर का आपका जो है एक प्रेसिपिटेशन निकलेगा। ये भी है प्रेसिपिटे, ये सॉरी चेंज इन कलर में, क्योंकि येलो कलर का हो जाता है ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है इसका, बट ठीक है, इसका हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अच्छा, प्रेसिपिटेशन की एक रिएक्शन तो हमने पढ़ी है, क्या, Mg प्लस O2, दिस गिव्स MgO,
जो प्रेसिपिटेशन होगा वो कैसा होगा, वो प्रेसिपिटेशन आपका वाइट कलर का होगा, ठीक है, वो प्रेसिपिटेशन आपका कैसा होगा, वाइट कलर का होगा, ठीक है, प्रेसिपिटेशन आपका कैसा होगा, वाइट कलर का होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें इसमें लिख सकते हैं आप फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन में, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा आपका है चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के साथ चलेंगे, फिर भी यहाँ पे मैं आपको चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल जरूर दे देता हूँ, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप घरों का सामान्य एग्जांपल ले सकते हैं, चूना CaO आप लीजिए और इसमें पानी डालिए, तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, प्लस साथ में निकलेगी हीट, या एक तरीके से आप कहिए एनर्जी, तो यहाँ पे इसका तापमान जो है बढ़ जाएगा, दैट इज एग्जांपल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और उसके अलावा चेंज इन स्टेट में आप क्या कर सकते हैं, चेंज इन स्टेट के अंदर आप वैसे तो पानी वाली रिएक्शन ले सकते हैं, बट किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट ले लीजिए, या इसके अंदर आप बेस्ट एग्जांपल आपके लिए रहेगा बर्निंग ऑफ अ कैंडल, वैक्स जो है वो चेंज हो जाता है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, है ना, वैक्स आपका चेंज हो जाता है इन लिक्विड फॉर्म, तो ये भी आपका क्या है, चेंज इन स्टेट आ गया। इस तरीके से आप सबके एक एक एग्जांपल्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, जो हम नहीं करेंगे, हाँ कुछ चीज़ें मैं आपको फिर केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा। चलिए एक बार इसे उतारिए, फिर जाकर के हम थोड़ा सा बैलेंसिंग तो नहीं देखेंगे ज़्यादा, केमिकल रिएक्शंस को ज़्यादा यूजफुल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। चलिए फटाफट से लिख लीजिए। चलिए 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 ठीक है, हाँ ये फटाफट से उतारिए ताकि हम क्या कर सकें, आगे का जो आपका कंसेप्ट है, टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव, टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा, अब मतलब बेसिक फंडा ये है कि आपको कंसेप्ट भी समझ में आते रहे और बुक में क्या दिया गया है वो भी समझ में आता रहे, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस तो चीज़ें हो गई, अब एक केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के कुछ तरीके हैं, एक केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के तरीके हैं, वो किसके साथ, वो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स के ही साथ उसको करते हैं। देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ देखिए CaOH का होल ट्वाइस है, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस है, बुझा हुआ चूना जिसको हम कह देते हैं, ठीक है, या लाइम वाटर आप एक तरीके से कह देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस है। अच्छा, अगर मैं CaOH का होल ट्वाइस या चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देता हूँ तो एक मिल्की वाटर मिलेगा, और वो होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, साथ में क्या मिलेगा आपको, H2O। ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन है, ये क्या है, आपकी एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है, ये आपके उसमें दी गई है, फिर ZnH2SO4 की है, वो हम पहले कर चुके हैं तो उसे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब बताइए, ये केमिकल रिएक्शन क्या आपको सब कुछ बता पा रही है, मतलब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट और नॉट। इस केमिकल रिएक्शन से बहुत ज़्यादा आपको कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे आप ज़्यादा जानकारी जुटाएं। अब मैं जरा कुछ वर्ड इसके नीचे लिख रहा हूं, AQ, इसके नीचे मैंने लिखा G, इसके नीचे लिख दिया S, इसके नीचे भी लिख दिया AQ। क्या पता चला, ठीक है, क्या पता चलेगा। और वैसे इसके नीचे आपको AQG एक आध एग्जाम्पल, H2O अपना प्योर आ गया तो L लिख देंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। हाँ, इससे क्या पता चला, लगभग चारों स्टेट्स आ गई हैं, तो चारों के बारे में आप बताइए क्या क्या आपको पता चला। पहली चीज़, जब मैंने AQ लिखा तो इसका मतलब जिस चीज़ के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ वो क्या है, एक्वस, मतलब विलियन आप तरीके से कह सकते हैं, जल का विलियन, जल में विलियन है ना, पानी होगा जिसमें, ये पता चला।
जी ने बताया गैस है, ये क्या है, एक गैस। यहां पे एस क्या बताएगा, सॉलिड, ठोस। एल क्या बताएगा, लिक्विड, यानी कि तरल, द्रव। हाँ, अब जरा इसे ध्यान से देखिएगा, क्या इन चार चीजों से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं। अगर हम पिंक वाला ये ए क्यू जी एस और एल हटा देते तो हमारे पास सिर्फ एक सामान्य अभिक्रिया रहती। इसका मतलब क्या होता कि हमें बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती। इस तरीके से हम एक केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इस तरीके से हम एक केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। एक काम ये है ना कि आप केमिकल रिएक्शंस तो लिख ही रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सूचनाएं ज्यादा लेनी है और कुछ थोड़ी करना है। सिर्फ सूचनाएं ही तो ज्यादा लेनी है और कुछ भी नहीं करना है। सो बाय दिस यू कैन इंडिकेट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस। आप उत्पाद और अभिकारकों की भौतिक अवस्थाएं भी लिख सकते हैं और उससे आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि ये रिएक्शन हमें और ज्यादा चीजों के बारे में बता पाएगी। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हो, C plus O2, this gives CO2। ये एक साधारण रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब जरा देखिए, कार्बन का मतलब आप साधारण कोयला मान लीजिए तो सॉलिड स्टेट में होगा, ऑक्सीजन आपकी गैसियस स्टेट में होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा, गैस। इस एक रासायनिक अभिक्रिया में आप जरा ध्यान से सोचिएगा, जब आप कार्बन को जलाते हैं तो क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस एक और चीज आपको मिलती है, उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस हीट। यहां पे भी जो पिंक चीजें हैं वो मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हैं। ये तो हमने पहले पढ़ा, ये नई चीज आई, यानी कि हम केमिकल रिएक्शन में निकलने वाली या इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा का भी लिख करके रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि हमें ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो कहाँ पे पड़ रही है, कैसे पड़ रही है। ठीक है ना, ये एक और तरीका है जिसमें आप हीट के बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको, हाँ ठीक है, एक चीज और देखिए, इसी में एक और एग्जाम्पल, डिकम्पोज करना है, CaCO3 को तोड़ना है, तो हम क्या देंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे और जैसे ही आपने किया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गए। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपके रिलीज हो गए। हमने हीट कहाँ लिखी, एरो की दूसरी तरफ, मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की आवश्यकता होगी। ये रिएक्शन हीट निकालेगी नहीं, ये हीट निकालेगी, ये हीट को लेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको किससे मिलती है, केमिकल रिएक्शन से। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक तो हीट और साथ में इनकी फॉर्म, CaCO3 कैसा, सॉलिड, CaO कैसा, सॉलिड, CO2 कैसा, गैसियस फॉर्म पे। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक तो स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स का पता कर सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, सॉलिड और गैस का भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो आप कर सकते हैं, इसे निकबटा रहा हूं, इसे उतार लीजिए फटाफट से, ये दोनों उतारिए। उसके बाद एक और तरीका है जिसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे चीजों को इन एरोज के ऊपर और नीचे, एरोज के ऊपर और नीचे, फटाफट। हो गया, चलिए चलिए, एक केमिकल रिएक्शन जो आपके उसमें दी गई है, मतलब इसका मतलब ये है कि आप क्या कैटलिस्ट डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। जो केमिकल रिएक्शन दी हुई है वो आपको, ठीक है, CO और H2 की दी गई है। अच्छा, यहां पे आप CO से क्या समझते हैं, CO ये भी गैस है। CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाई नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये देखिए, मोनो का मतलब होता है एक, डाई या बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, टेट्रा का मतलब होता है चार, ऐसे ही पेंटा का मतलब होता है पांच।
ठीक है, मोनो, डाई, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, फिर हेक्सा, हेक्टा, ऑप्टा, नोना, डेका, ये चीजें आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से आपको क्या पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन, इनकी रिएक्शन आपने की, इनकी रिएक्शन आपने की। अच्छा, किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, पहली चीज तो वो है। अच्छा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं आपको बता दूं तो CH3OH, मैथेनॉल बना, लिक्विड फॉर्म पे आया, CH3OH आया, लिक्विड फॉर्म पे आया। लेकिन जो हमने ये बनाया CO+H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ CH3OH, क्या ये हमने सीधा एक बीकर में इन दोनों को लिया और बन गया होगा, या कुछ और चीज हमने इसमें यूज की होगी? तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें ZNO+ CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड डालते हैं, साथ में 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, साथ में 300 डिग्री सेल्सियस का तापमान, ये दाब, ये ताप, ये कैटलिस्ट एक तरीके से मानिए, ये चीजें डालनी पड़ेंगी, तब जाकर के कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन ने मुझे क्या क्या बताया, फिजिकल स्टेट्स, एक्स्ट्रा कंडीशन है, साथ में हीट, कब इवॉल्व होगी कब नहीं होगी। ठीक है ना, ये चीजें सब हमें किससे पता चलती हैं, एक ही केमिकल रिएक्शन में हम ये सारी चीजें जो है लिख सकते हैं। KClO3, ये रिएक्शन दी हुई है आपके उसमें, KClO3 को जब आप गर्म करते हैं, ये साइन डेल्टा जो है गर्म करने का है, KCl में टूटता है। ठीक है, KClO3 किसमें, KCl में टूटेगा और साथ में आपका जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसमें भी एक्स्ट्रा चीजें पता चली ना, एक MnO2 डाल सकते हैं आप, ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला, एक्स्ट्रा चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, एक तो इनकी स्टेट्स, दूसरा एनर्जी, एनर्जी के बारे में आप पता कर सकते हैं, और बाकी किसके बारे में पता कर सकते हैं आप, एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में। ठीक है, ऐसे ही जैसे इसमें लिखा है इसमें भी लिख सकते हैं आप, ऑक्सीजन क्या है, गैस, ये दोनों क्या है, सॉलिड। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, उतारिए। अब केमिस्ट्री में यहाँ से आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं है, एक एक रिएक्शन को लेते हुए चलेंगे और चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको लिखिए, फोटोसिंथेसिस वगैरह सब इसी में आएगा आपका। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम नहीं करने वाले, चलिए इसे उतार लीजिए, ये दोनों केमिकल रिएक्शन है, उतारिए। तो यहाँ पे बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग हमें नहीं करनी है, तो अब हम आपका आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक अच्छा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा, ये कर लीजिए फटाफट से, लगभग सब कर रहे हैं हम इसके अंदर। चलिए अब आइए, देखिए अपने आप में एग्जाम्पल्स बहुत हैं, इसीलिए मैं केवल NCERT की एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करके फ़ायदा नहीं है। हाँ, 11th 12th में जब आप पढ़ेंगे तब तो कुछ केमिकल रिएक्शनें प्रॉपर आ ही जाती हैं, वो तो पढ़नी ही पड़ती हैं, लेकिन बहुत सारी केमिकल रिएक्शनों को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। बुक के जितने हैं मैं सारी केमिकल रिएक्शनें लिखवा रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे याद है वो भी, जो नहीं याद है वो भी मैं बुक से निकाल करके, जो बुक में दिख रही हैं वो सारी आपको करा दे रहा हूँ। जितनी केमिकल रिएक्शनें हो सकती हैं उतनों से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, तो इसीलिए छोड़ना कुछ नहीं। अच्छा, अब आते हैं हम केमिकल रिएक्शनों पे ही। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां पे केमिकल रिएक्शनों के प्रकार जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। केमिकल रिएक्शनों के प्रकार का मतलब, जो आप अभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे थे वह कितने तरीके से बन सकता है, ये हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है ना, अगर किसी को ऐसे आइडिया है तो वो बता सकता है कितने टाइप की केमिकल रिएक्शनें होती हैं, ये आपको क्लास 10th में मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है देख लीजिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शनों में आपको देखने के लिए मिलेंगी, पहला, कुछ दो चीज़ों को आपस में मिलाइए, नई चीज़ बनाइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाइए, एक नई चीज़ बनाइए, कॉम्बिनेशन। पहले से बनी हुई चीज़ को तोड़ दीजिए, डीकम्पोजिशन।
किसी एक को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह में कोई दूसरी चीज ले आइए, डिस्प्लेसमेंट। दो चीजों को आपस में ही एक्सचेंज कर दीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। और एक और जो है वो आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आती है, जिसे मैं एक साथ लिखूंगा रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आ गई, उसको फिर एक साथ ही करते हैं कवर। जरा देखिए अब कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो या उनसे ज्यादा चीजें आपस में मिलेंगी और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगी, ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, पहले से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है वो टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में अलग अलग, यहां पे ज्यादा भी हो सकते हैं जो टूटकर और ज्यादा बनाए। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कोई एक चीज किसी दूसरी चीज को, मान लीजिए यहां पे बी और पी लिख लिया, को डिस्प्लेस करके ऐसा कुछ बना देगी। देखिए जरा यहां पे क्या हुआ, ए ने पी को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट देखिए, ए बी प्लस सी डी में डिस्प्लेसमेंट होगा डबल टाइम्स, तो ए सी को डिस्प्लेस कर देगा और ऐसे सी ने बी को डिस्प्लेस किया, तो ठीक है। ऐसे ही कुछ रेडॉक्स रिएक्शनें हैं, रेडॉक्स रिएक्शनों को ऐसे तो नहीं, ऐसे कर लीजिए, इसमें हम दो अलग अलग चीज़ें पढ़ लेते हैं। रेडॉक्स में दो अलग अलग केमिकल रिएक्शन आएंगी, वो आपको जब एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से पढ़ेंगे। तो एक को कहते हैं ऑक्सीडेशन, एक को कहते हैं रिडक्शन, एक को कहते हैं ऑक्सीडेशन, एक को कहते हैं रिडक्शन। इतने टाइप की केमिकल रिएक्शनें आपकी होती हैं, ठीक है, इतने टाइप की केमिकल रिएक्शनें आपकी होती हैं, ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, उसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, ठीक है ना। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपने एक चीज पढ़ी थी Mg प्लस O2 दिस गिव्स MgO, पढ़ी थी ना, Mg प्लस O2 दिस गिव्स MgO। ये क्या था, क्या दो चीजें मिलकर एक नया चीज बनाई, दो चीजों ने मिलकर एक नया चीज बनाया, ऐसी रिएक्शन को क्या कहते थे, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हुआ ना। इसके अलावा जरा H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। बैलेंस कर लीजिएगा, 2 लगा दीजिएगा, यहां पे 2 कर दीजिए, हो जाएगा। क्या बना, नई चीज बनी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो मिले, तीसरी चीज बनी, कॉम्बिनेशन। जितनी है हम सारी करेंगी। एक और करी था हमने, क्या अभी बताई थी ना आपको, C प्लस O2 दिस गिव्स CO2। दो चीजें मिली, नया बनाया, कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये H2 प्लस Cl2 दिस गिव्स 2HCl, क्या है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सब कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल जो जो आपके उसमें है, CaO प्लस H2O, ये भी पढ़ाई हमने आपको। CaO प्लस H2O क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, हीट इवॉल्व होती है। सब के सब क्या है, कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है। अच्छा, अब जितने हैं वो सभी करना पड़ेगा। एक और देखिए, NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl। अच्छा, NH3 प्लस HCl, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NH3 क्या होता है, अमोनिया, अमोनियम टेट्राक्लोराइड। NH4Cl का फॉर्मेशन हुआ, NH4Cl का फॉर्मेशन हुआ, अमोनियम टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। CO प्लस O2 CO2, SO2 प्लस O2 SO3, सब के सब ये सारे के सारे आपके टाइप की केमिकल रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर देंगे जिससे आपकी समझ में आए। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो आपके उसमें एग्जाम्पल में दी गई हैं। याद क्या करना है, इनको समझना है। वो ऐसे पूछेगा, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
NH3 प्लस HCl दिस गिव्स NH4Cl, इन्हीं में से कुछ 4 ऑप्शंस होंगे, वो आपको कवर करना है। या कभी इनमें कुछ चीज़ पूछ ली इसने क्या बनेगा कैसे बनेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि थोड़ा बहुत आपके दिमाग में रहे, ठीक है। फिर आता है आपका डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में पहली ही दी हुई है CaCO3। CaCO3 को आप जैसे ही हीट देंगे क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2। क्या हमारा एक प्रोडक्ट अगले 2 चीज़ों में टूटा? तो ऐसा जब भी होगा तो इसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर ये टूट करके अलग चीज बनाई तो डीकम्पोजिशन। हाँ, एक और है आपके जो एग्जाम्पल दिया है वो है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपका चेंज इन कलर के फॉर्म पे भी आना चाहिए, ठीक है, चेंज इन कलर में भी। अब यहाँ पर तो ठीक है डिकम्पोजिशन होगा फेरस का, लेकिन उसमें भी आना चाहिए था ये, ठीक है। अब फेरस सल्फेट है FeSO4, इसको हीट देंगे तो ये टूटेगा तो Fe2O3 बनाएगा, ठीक है, Fe2O3 बनाएगा। Fe2O3 जब ये बनाएगा तो यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल कलर में जाना चाहिए पर नहीं गया। अब ठीक है, इसमें कुछ आपको बाई प्रोडक्ट भी मिलेंगे जो आपको याद रखने पड़ सकते हैं। एक बनेगा SO2, एक बनेगा SO3, एक बनेगा SO2, एक बनेगा SO3। अब जो कलर का एग्जाम्पल है वो आपको याद करना पड़ेगा। डिकम्पोजिशन, हीट दीजिए, FeSO4 अपने आप में कैसा होता है, ग्रीन कलर का। Fe2O3 कैसा होता है, ब्राउन कलर का। कैसा, ब्राउन कलर का। तो ये चेंज इन कलर का भी एग्जाम्पल है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है। PbNO3 का होल ट्वाइस भी है, वो कर लीजिएगा। H2O को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ें वो भी इसी में आता है, इसको थोड़ा नीचे खींचना पड़ेगा। H2O का भी अच्छा एग्जाम्पल है। H2O टूटेगा किस में, H2 प्लस O2 में। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इसको इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज होता है तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है। ये आपका सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। NaCl को तोड़ सकते हैं NaCl2 में, AgCl को तोड़ सकते हैं AgCl2 में। हाँ, अब जरा अगले एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। देखिए, हाँ, जो अब आपका है वो डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट में देखिए, CuSO4 लिया और इससे ज्यादा कोई रिएक्टिव डाल दिया Zn, तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा Zn। ये बिल्कुल ऐसा होगा, देखें AZN BP CuSO4, क्या बनना चाहिए, A और B ZnSO4, ZnSO4 प्लस क्या Cu, ZnSO4 प्लस Cu बन गया ना। ये क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे ही CuSO4 के साथ Mg डालिए, MgSO4 प्लस Cu बनेगा। Fe डालिए, Fe भी हटा देगा, FeSO4 बनाएगा प्लस Cu। सब में ZnSO4 FeSO4 MgSO4 सारे के सारे आपके डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल हैं। CuCl2 प्लस Pb आप कर लीजिए, CuCl2 प्लस Pb कर लीजिए, क्या बनाएगा, PbCl2, PbCl2 प्लस क्या, कॉपर, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि याद करने, अब ये सारी रिएक्शन है आपको ऐसे ही प्रोडक्ट के फॉर्म पे, रिएक्टेंट के फॉर्म पे थोड़ा दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। हाँ, जरा एक चीज और देखिए, Na प्लस H2O, Na प्लस H2O, जरा इसका दिमाग लगा सकते हैं आप। Na प्लस H2O, Na प्लस H2O, सोडियम पकड़ा, उसमें पानी मिलाया, क्या बनेगा, बेस बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या निकला, H2। बैलेंस कर लेंगे उसे। क्या इसने Na ने भी डिस्प्लेस किया कि नहीं हाइड्रोजन को, ये भी डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वन टाइम। Cl2 प्लस Ki, KCl बनेगा, Cl अलग हो जाएगा, सॉरी I2 अलग हो जाएगा, KCl बनेगा तो आयोडीन हमारा अलग हो जाएगा। CuO प्लस Mg, MgO बनेगा, कॉपर अलग हो जाएगा। Fe2O3 प्लस Al, Al2O3 प्लस Fe अलग हो जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। ये जितने एग्जाम्पल हैं याद कर लीजिएगा, काम में मिल रहेगा आपके, ठीक है। और ये वाली रिएक्शन तो थोड़ा याद कर ही लीजिए, Fe2O3 प्लस Al। देखिए, आयरन निकालते हैं हम Fe2O3, इसको यहाँ लिख लेता हूँ। ये सारे आपके थर्ड रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट को हम थर्ड लिख देते हैं यहाँ भी मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल दे देता हूँ, ऊपर डिस्प्लेसमेंट के लिख देता हूँ। देखिए, Fe2O3
ठीक है, प्लस Al2 या एल्यूमिनियम डाल दीजिए तो क्या बनेगा Al2O3, ऐसे लिख लीजिएगा, प्लस क्या Fe बनेगा। अब ये जो Fe बनेगा ना ये मॉल्टन फॉर्म पे होगा, गला हुआ होगा। यहाँ से हम आयरन को साफ भी करते हैं, आयरन की क्लीनिंग भी करते हैं यहाँ से हम, ठीक है ना। ये हम क्या करते हैं, आयरन को अलग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर देखिए अब एक बार ये उतारिए ताकि डबल डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ कर पाएँ। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल उतारिए फटाफट से, ये बड़े काम के हैं, पॉज करके उतार लीजिए, पर उतारने पड़ेंगे आपको ये। चलिए उतारिए उतारिए, हटा रहा हूँ अब मैं, ठीक है। ये 3 टाइप की रिएक्शन है हो गई अपनी, जितनी मैंने बोली है वो भी उतार लेंगे तो घाटा नहीं है, ठीक है, याद ही होंगी। अब देखिए जरा, अब है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपके पास एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है, AgNO3 है, उसमें आप NaCl डालिए। अब Ag और Na दोनों मेटल हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इनको एक साथ नहीं लिख सकते। क्या बनेगा, AgCl के साथ NaNO3, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हुआ आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे जरा देखिए, AB प्लस CD, AB प्लस CD, AD प्लस BC, बना कि नहीं बना, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको लिख देते हैं नंबर 4, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एग्जाम्पल दिया गया है BaCl2 प्लस Na2SO4, देखिए BaCl2 में Na2SO4 क्या बनाएगा, कॉमन सी चीज है, BaSO4 बनेगा आपका, और NaCl बनेगा 2NaCl। ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा BaCl2 CuSO4 कर लीजिए, CuSO4 वो भी वही बनाएगा, CuCl2, ठीक है ना। CuS से बना सकते हैं आप, CuSO4 प्लस H2S। इसके अलावा AlCl3 प्लस NH4OH, AlCl3 प्लस NH4OH, वहां से आप बना लीजिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। AlOH का होल थ्राइस बनेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 के साथ जाएगी, तो AlOH का होल थ्राइस बनेगा, ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है, रहने दीजिए, कोई नहीं। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki, ये भी एक रिएक्शन है, कर लेंगे तो PbI2 बनेगा, ठीक है, उसके साथ KNO3, NaOH प्लस HCl लिख लीजिए, NaCl बनेगा, और क्या बनेगा, H2O। सब डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब लास्ट जो अपना है उसकी तरफ हम आते हैं। ये हटा रहा हूं, ठीक है, ये काम हो गया इसका। ये सारी केमिकल रिएक्शंस याद कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, ये चीज़ें आपके दिमाग में रहे, है ना। हाँ, अब आते हैं अपना एक और अच्छा कंसेप्ट है, वो मैं आपको 12th वाला कंसेप्ट भी लिखा दूंगा अगर बाय द वे ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो, ठीक है। आइए, एक है आपका ऑक्सीडेशन, एक है आपका रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, यह है ऑक्सीकरण, यह है अपचयन, यह है अपचयन। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण O2 का जुड़ना, एडिशन ऑफ O2, अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, खाली O भी हो सकता है, O लिख लेते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना अगर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का निकलना, रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का निकलना अगर ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रो नेगेटिव, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव वाली चीज़ों का जुड़ना ऑक्सीडेशन है तो
इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ों का रिलीज होना या निकलना क्या है आपका रिडक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव Na पॉजिटिव Cu+2 ऐसी चीज़ों का निकलना रिलीज होना क्या है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण है। तो ऐसे में इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ों का जुड़ना क्या होगा अपचयन होगा। ये चारों पॉइंट याद कर लीजिए, ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन क्या होगा। ये चारों चीज़ें याद कर लीजिए, क्या होगा ऑक्सीडेशन में, क्या होगा रिडक्शन में, इसी के आधार पर हम चलेंगे। ठीक है, जैसे और ये दोनों रिएक्शन है जहां एक साथ हों उसे ही रिडॉक्स कहते हैं। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन कहा जाएगा रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, CuO प्लस H2, आइए CuO प्लस H2 दिस गिव्स H2O प्लस Cu। जरा CuO को देखिए, Cu H2 H2O। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा दूँ, जरा एक बार जरा ध्यान से देखिए। CuO से Cu बना तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, निकला। H2 में ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या ऑक्सीडेशन। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सी H2 दिस गिव्स H2O, ये ऑक्सीडेशन हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन निकलना रिडक्शन। तो CuO दिस गिव्स Cu आपकी क्या हो गई रिडक्शन। और ये पूरी रिएक्शन एक साथ है तो इसको क्या कहेंगे रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है ना, ये लिखिए। अब जितने एग्जांपल्स आते रहेंगे हम करते रहेंगे। ठीक है, H2S प्लस Cl2 जरा देखिए, H2S प्लस Cl2 क्या बना HCl प्लस सल्फर। ठीक है, HCl प्लस सल्फर। अब जरा दिमाग लगा के सोचिए जरा हो क्या रहा है। क्या H2S चेंज हुआ S में, Cl2 HCl में। जरा देखिए H2S में से हाइड्रोजन निकला, रिलीज हुआ, और यहाँ Cl2 HCl में हाइड्रोजन जुड़ा। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, तो ये हुआ रिडक्शन। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, तो H2S से S क्या हुआ ऑक्सीडेशन। दोनों रिएक्शन है एक साथ हुई तो क्या हुआ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, गुड। चलिए इसके अलावा आप जो एग्जांपल हैं ZnO प्लस C, Zn प्लस CO, इसमें निकाल सकते हैं आप। ZnO से Zn बनाना, ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन का रिलीज होना रिडक्शन होता है, तो ये रिडक्शन हुआ। इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी भेज दूंगा मैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से दो और चीज़ें जो हैं, एक है आपका लोहे में जंग लगना और फैट वाले खानों का खराब हो जाना। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है इसके कुछ प्रभाव हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कुछ प्रभाव हैं, कुछ प्रभाव हैं, और उनमें सबसे पहला कोरोजन जो दिया हुआ है, मतलब जंग लगना, किसी चीज का अपक्षय होना, अपक्षय होना या जंग लगना भी कह सकते हैं आप। ये भी क्या है आपका एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यूज है। यूज तो क्या बट एक तरीके का इफेक्ट है, प्रभाव है। ठीक है, ये क्या है प्रभाव है। कैसे होता है देखिए, जब भी आप किसी लोहे की छड़ को, लोहे की रॉड को खुली हवा में रखते हैं और पानी के साथ रखते हैं, अगर बाय द वे लोहे में पानी लग गया और वो खुले हवा में है तो जंग लग जाता है ना, तो वो जो जंग लगेगा ब्राउन कलर का उसे कहेंगे Fe2O3 इंटू कुछ H2O। अब ये कुछ कितना है हमें नहीं पता, डिपेंड करता है पानी पे, X लगा देते हैं। यही जो है ना, ये यही है वो ब्राउन कलर की पट्टी, जो ब्राउन कलर की जंग लगा हुआ लोहे के बाहर दिखता है, वह यही है आयरन का ऑक्साइड है। Fe2O3 इंटू XH2O हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड है, जिसको हम क्या कहते हैं रस्टिंग या जंग। जो जंग लगा है रस्ट, वो यही है, जंग लगा हुआ चीज यही है। ठीक है, ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, जरा देखिए तो Fe में क्या जुड़ गया ऑक्सीजन जुड़ गया। यहीं पे देखेंगे H2O ये अलग मॉलिक्यूल है, हाँ H2 जुड़ा नहीं है, पानी उसके साथ प्रेजेंट है तो इसको जुड़ा नहीं है, ये मेन है ऑक्साइड।
Fe2O3 FeO, ऐसा ही तो हमने Mg में भी देखा था ना, Mg + O2 दिस गिव्स MgO। ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये भी ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, एक चीज तो ये दिमाग में रखिएगा, रस्टिंग। एक है रेंसिडिटी, एक है रेंसिडिटी, ये भोजन का अपक्षय है, ये भोजन का अपक्षय है। होता ये है कि जो फैट होते हैं या ऑयल होता है, फैट या ऑयल जो है, इसमें अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख देंगे, इसको खुली हवा में रख देंगे, तो ये भी ऑक्सीडेशन कर जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी इसमें, इससे इसका स्मेल और टेस्ट खराब हो जाता है। स्मेल और टेस्ट खराब होने से क्या होगा? स्मेल और टेस्ट खराब होने से वो खाने लायक नहीं बचेगा, इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। फूड का, खाने वाली चीज़ों का खराब हो जाना क्या कहलाएगा? रेंसिडिटी कहलाएगा। भोजन का अपक्षय, लोहे या अन्य धातुओं का खराब होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो क्या कहलाएगा? वो जंग लगना या रस्टिंग कहलाएगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है वो आपका अगला चैप्टर है। ये केमिकल रिएक्शन है भी उतार लीजिए, और उसके बाद जो है आपका एसिड बेस चलेगा। इसमें और जितनी रिएक्शन है मैं सब भेज दूंगा, सब जितनी केमिकल रिएक्शन है उतनी याद कर लीजिए। याद क्या करिए, उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपको लिखना है नहीं, थ्योरी नहीं लिखनी है, बस एमसीक्यू के आंसर देने लायक आपको बनना है, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं इसी वे में, वो काफ़ी होगा। ठीक है ना? तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। वेल थैंक यू गाइज, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।